तारीख थी 27 जून 1976। जगह थी तेल अवीव, इजराइल। रात के 11 बजे एयर फ्रांस का एक विमान एयरबस 203 अपने निर्धारित समय पर तेल अवीव से एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी है, उसके लिए उड़ान भरने को तैयार था। फ्लाइट में करीबन 246 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे। यह फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरती है और करीबन 1.5 घंटे की उड़ान के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंचती है। एथेंस से करीबन 56 और पैसेंजर्स फ्लाइट में सवार होते हैं। अब फ्लाइट की संख्या कुल मिलाकर 304 हो जाती है और अब इस फ्लाइट को एथेंस से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी। ये अपने निर्धारित समय पर एथेंस से उड़ान भरती है और करीबन 5 मिनट की उड़ान के बाद पैसेंजरों में से 4 पैसेंजर उठकर इस फ्लाइट को हाईजैक घोषित कर देते हैं। ये 4 पैसेंजर आतंकवादी होते हैं जो कि पैलेस्टीनियन या मैं कहूँ फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुकात रखते हैं, जिसमें 3 आदमी और एक औरत थी। 2 फिलिस्तीनी थे, बाकी 2 जर्मन थे। इन 4 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी कॉकपिट में जाकर को पायलट की सीट पर बैठकर पायलट को प्लेन मोड़ने के लिए मजबूर करता है। ये मजबूर करते हैं कि पायलट अपना प्लेन घुमाए और लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर ले जाए। पायलट इनके दबाव में आकर प्लेन को घुमा लेता है और लीबिया की तरफ मोड़ लेता है। कुछ घंटों की उड़ान के बाद ये पहुंचते हैं लीबिया के बेंगाजी एयर स्पेस में और एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद कुछ देर की गुजारिश और मशक्कत के बाद, क्योंकि इनका ईंधन समाप्त होने वाला था, तो ये मशक्कत करते हैं कि इन्हें उतरने की परमिशन दे दी जाए। और जैसे ही ईंधन समाप्त होने वाला था, लीबियाई सरकार इन्हें उतरने की परमिशन दे देती है। अब ये होते हैं लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर। उन 304 पैसेंजरों में एक ब्रिटिश महिला भी शामिल थी जो काफी उम्र दराज थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक फेक मिसकैरेज का बहाना बनाकर टेररिस्ट से गुजारिश करके बाकी क्रू मेंबर्स के साथ बाकी और पैसेंजरों ने गुजारिश करी और कैसे न कैसे करके वो उस फ्लाइट से उतर जाती है। उसके फ्लाइट से उतरने के बाद अभी भी वो प्लेन वहां 7 घंटे तक खड़ा था। उस प्लेन में फ्यूल भरा जाता है और अब आतंकवादी उस प्लेन को युगांडा के शहर एंतबे एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही युगांडा का नाम आता है, सभी के सभी पैसेंजर्स हक्के बक्के रह जाते हैं और इसका रीजन था युगांडा का उस समय का क्रूर तानाशाह ईदी अमीन, जो माना जाता है एक आदमखोर आदमी था और साथ ही साथ फिलिस्तीन का प्रो समर्थक था। अब प्लेन हाईजैक हुए को 28 घंटे बीत चुके थे। प्लेन अभी भी हवा में था। अब तारीख आती है 28 जून दोपहर के 3 बजे। प्लेन युगांडा में एंटर करता है। एंतबे एयरपोर्ट में इजाजत मिलने के बाद वहां पर लैंड करता है, जहां पर ईदी अमीन खुद हाईजैकर्स के साथ पूरा जायजा लेते हैं पूरे हाईजैक का। एयरपोर्ट को और रनवे को युगांडा की आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है। देखते ही देखते पूरा एयरपोर्ट आर्मी की छावनी में तब्दील हो जाता है। प्लेन से एक एक करके सभी पैसेंजर्स को उतारा जाता है और एयरपोर्ट में ही दूर कहीं एक ट्रांजिट हॉल में रखा जाता है। वहां 5 और फिलिस्तीनी आतंकवादी मौजूद थे। अब कुल आतंकवादियों की संख्या 9 हो चुकी थी। जैसे ही बंधकों को ट्रांजिट हॉल में लाया जाता है, कुछ समय में आतंकवादी अपनी डिमांड इजराइल के सामने रख देते हैं और उनकी डिमांड थी कि इजराइल की जेल में बंद 40 फिलिस्तीनी लड़ाकों को छोड़ दिया जाए और साथ ही साथ अलग अलग देशों की जेलों में बंद अलग अलग फिलिस्तीनी लड़ाकों को भी छोड़ दिया जाए, जिनमें से कुछ फ्रांस में बंद थे, कुछ स्विट्जरलैंड में, कुछ वेस्ट जर्मनी में, कुछ केन्या में। तो इन चारों जेलों में करीबन 13 फिलिस्तीनी लड़ाके गिरफ्त में बंद थे। उनकी मांग के साथ साथ करीबन 53 लड़ाकों को छोड़ने की बात आगे रखी गई और साथ ही साथ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का भी जिक्र किया और इन सब की डेडलाइन दी गई 1 जुलाई, जो कि 3 दिन की मोहलत थी। इजराइल को यह मोहलत मिली और साथ में धमकी भी मिली कि अगर 3 दिन के अंदर उनके लड़ाकों को नहीं छोड़ा और उनको 5 मिलियन डॉलर्स ऑफर नहीं हुए तो वो एक एक करके सभी पैसेंजर्स को धड़ाधड़ मार देंगे। इसी बीच 29 जून 1976 को आतंकवादियों द्वारा इन सभी पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। पहला ग्रुप जिनमें सभी यहूदी यानी सभी इजरायली सिटीजन्स थे, जिनकी कुल संख्या 94 थी, और दूसरे ग्रुप में बाकी दूसरे देश के पैसेंजर्स मौजूद थे। इन दोनों को अलग अलग जगह पर रखा गया। आतंकवादियों द्वारा इन सभी अगवा किए पैसेंजरों में से 30 जून को
करीबन 46 पैसेंजर्स छोड़ दिए गए, क्योंकि ये सभी पैसेंजर्स या तो बूढ़े थे या फिर बीमार थे। वक्त बीतता जा रहा था, पैसेंजर्स के दिल में डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी तक इजराइल ने कोई कदम नहीं उठाया, ना ही कोई प्रेस रिलीज किया। और इसकी वजह थी इजराइल का संविधान, जो कहता है कि आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं। और इसी बीच इजराइल अपने कुछ मित्र या फिर मैं कहूँ कुछ फ्रेंडली अफ्रीकी देशों को कांटेक्ट करता है कि वो ईदी अमीन से जाकर बात करें, कि ईदी अमीन से कहकर आतंकवादियों द्वारा उनकी मोहलत में कुछ इजाफा करे, क्योंकि इजराइल इसके पीछे ये तर्क देता है कि इजराइल में सिर्फ 40 लड़ाके मौजूद है, 40 फिलिस्तीनी लड़ाके इजराइल की जेल में, बाकी सारे लड़ाके दुनिया के अलग अलग जगह पर अलग अलग जेलों में मौजूद है। उन सबको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। और आतंकवादी उनकी इस डिमांड को मान लेते हैं और उनको 3 दिन की मोहलत और देते हैं। तो अब आतंकवादियों ने जो डेडलाइन दी थी वो थी 4 जून शाम के 6 बजे तक। अगर 4 जून शाम के 6 बजे तक इजराइल उनकी सभी मांगे पूरी नहीं करता तो वो सभी के सभी पैसेंजरों का सर कलम उसी वक्त कर देंगे। लेकिन इस मोहलत देने के चंद घंटों बाद ही वो आतंकी 100 नॉन इजरायली या कहूं गैर इजरायली लोगों को छोड़ देते हैं। और अब उनकी गिरफ्त में सिर्फ 94 इजरायली सिटीजन्स, 12 क्रू मेंबर और 10 फ्रांसीसी नागरिक मौजूद थे, यानी कुल बंधकों की संख्या 116 रह गई। अब गेंद इजराइल के पाले में थी, लेकिन इजराइल के सामने 2 मुसीबतें थी। पहला तो उनका संविधान कि आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं। साफ साफ उनके संविधान में यही शब्द लिखा है कि आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरी थी कि इजराइल और युगांडा की दूरी करीबन 4000 किलोमीटर की, तो किसी भी तरह का ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल और बड़ा जोखिम भरा काम था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और अब तारीख आती है 3 जुलाई शाम के 6 बजे। इजरायली कैबिनेट इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि किस तरह का ऑपरेशन किया जाए, और फाइनली ये फैसला करते हैं कि हवाई रास्ते के थ्रू इनके कमांडोज जाकर वहां से बंधकों को छुड़ाकर आतंकवादियों को मार कर लाएंगे। और ये चीज कैबिनेट द्वारा पास हो जाती है और इसके लिए अपने सबसे चुनिंदा बेहतरीन कमांडोज की भर्ती वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने थी कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के पहले उस जगह की सटीक जानकारी, यानी उस जगह की हाल की लोकेशन कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, बंधकों को कहाँ रखा गया है और कौन सी चीज कहाँ मौजूद है, कितने आतंकवादी है, कितने युगांडा के सैनिक वहां पर है, इन सब का ब्लूप्रिंट अभी तक इजराइल के पास नहीं था। जो मोसाद काम पर लगी थी, मोसाद अभी भी एक एक नागरिक जो छोड़े गए थे उनके द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, उनके पास जाकर उनसे इंटरव्यू लेकर उनसे बातचीत कर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानकारी पूरी नहीं थी। इसी सब झमेले के बीच इजराइल के हाथ में एक ऐसी जानकारी लगती है जो इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। और वो जानकारी थी कि जिस कंपनी ने एंतबे एयरपोर्ट बनाया है वो खुद एक इजरायली कंपनी थी, और उसका आर्किटेक्ट, उसका मेन इंजीनियर अभी भी इजराइल में मौजूद था। मोसाद को जरा भी टाइम नहीं लगा उसकी लोकेशन ढूंढ निकालने में, और मोसाद आनन फानन में जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुंच गई और उसकी मदद के थ्रू उन्होंने पूरा एक लेआउट, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया उस एंतबे एयरपोर्ट का। अब इजराइल की आर्मी के पास, इजरायली कमांडोज के पास हर एक चीज मौजूद थी। एंतबे एयरपोर्ट कहाँ है, ट्रांजिट हॉल क्या है, जो जानकारी पैसेंजर्स ने उन्हें दी थी कि हमें यहाँ रखा गया वो कहाँ पर है, A to Z जानकारी अब इजरायली कमांडोज के पास थी। इजरायली आर्मी से 200 बेहतरीन कमांडोज को हायर किया जाता है और 3 जुलाई की रात 9 बजे को 4 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स C-13 में उन 200 कमांडोज को लोड करके वो चारों के चारों प्लेन उड़ान भरते हैं युगांडा के लिए। इन 4 प्लेन में से एक प्लेन खाली रहता है जो कि पैसेंजर्स के लिए रखा गया था, उधर से पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस लाने के लिए। और इनमें से एक प्लेन में काली मर्सिडीज थी और कुछ और तरह की गाड़ियां। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि ईदी अमीन हमेशा अपनी काली मर्सिडीज में ट्रैवल करते थे, तो वहां की सिक्योरिटी को, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट गार्ड्स, उनको चकमा देने के लिए ये चीज को उन्होंने उपयोग में लाए। और देखते ही देखते ये लोग उड़ान भरते हैं और अब प्लेन हवा में था। ये चारों प्लेन अपने तय समय पर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, इजरायली कमांडोज के सामने, कि युगांडन एयर स्पेस, जो युगांडा का एयर स्पेस है, उसमें रडार से बचना
और अगर वहां के रडार से बच गए तो एंतबे एयरपोर्ट पर जो ATC है उसके रडार से बचना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। तो इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वे लोग अपने प्लेन की ऊंचाई 30 मीटर यानी 100 फीट तक ही रखेंगे, उसके ऊपर नहीं। देखते ही देखते ये चारों प्लेन युगांडन एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और रात में जैसे तैसे करके अपनी एक कांस्टेंट ऊंचाई बनाकर 100 फीट से नीचे उड़कर रडार को चकमा देकर एंतबे एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। अब एक एक करके धीरे धीरे प्लेन लैंड होना शुरू होता है। जैसे भी पहला प्लेन लैंड करता है उसमें से काले रंग की गाड़ियों का काफिला निकलता है और धीरे धीरे एक एक करके तीनों प्लेन वहां पर लैंड कर जाते हैं। अभी तक इजरायली कमांडोज का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। अब वो कारें एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है रनवे से, और जैसे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ईदी अमीन की कार देखकर सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर की मर्सिडीज ही ईदी अमीन यूज करते थे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ियां आगे बढ़ती हैं उन गार्ड्स में से 2 गार्ड वो गाड़ियां रोक लेते हैं। वो गार्ड पहले ईदी अमीन की पर्सनल सिक्योरिटी में शामिल थे। इजरायली कमांडोज टेंशन में आ गए, क्योंकि कोई कैसे मतलब कोई भी क्या ईदी अमीन की गाड़ी रोक सकता है। लेकिन ये गलती इजरायली कमांडो से नहीं हुई थी, ये गलती हुई थी मोसाद से, क्योंकि उस ऑपरेशन के करीब 3 दिन पहले ही ईदी अमीन ने अपनी कार चेंज की थी। ईदी अमीन अब वाइट मर्सिडीज का यूज करते थे। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर निकलने का इशारा करता है और अब इजरायली कमांडोज के पास कोई चारा नहीं था। इजरायली कमांडोज उन पर फायर कर देते हैं, जो कि इजरायली कमांडोज के गन में सप्रेसर लगा था तो आवाज नहीं आती, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की क्रॉस फायर में जो आवाज आती है उससे पूरे एयरपोर्ट में मानो सब चौकन्ने हो जाते हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं, सबको पता लग जाता है कि शायद इजराइल ने हमला कर दिया है। और इस एक चुप की वजह से वहां मौजूद 113 पैसेंजर और 200 इजरायली कमांडोज सबकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। अब इजरायली कमांडोज के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वे फायर बैक करते हैं और वहां उन सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कमांडोज 3 टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं। पहली टुकड़ी जो जाएगी पैसेंजर्स को ढूंढने के लिए, दूसरी टुकड़ी वहीं रनवे पर रहेगी ताकि कोई और आकर वहां पर हमला ना कर दे, और तीसरी टुकड़ी का काम है इन सब से लड़ना, युगांडन आर्मी को संभालना। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी चलती है। जो पहली टुकड़ी थी वो पहुंचती है ट्रांजिट हॉल में, जहां पर इजरायली नागरिकों को और फ्रांसीसी नागरिकों के समेत 12 क्रू मेंबर्स को रखा गया था। वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं पहले तो वो लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि इजरायली कमांडोज ने युगांडन आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी। लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद वो उन्हें यकीन दिला देते हैं कि नहीं, वो उनकी मदद के लिए आए हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। इजरायली कमांडोज वहां मौजूद 9 के 9 आतंकवादी मार गिराते हैं, साथ ही साथ 46 युगांडन आर्मी के सैनिकों को भी मार गिराता है। और इसी आनंद फानन में, इसी जद्दोजहद में एक इजरायली कमांडो को भी गोली लग जाती है, जिनका नाम नेतन्याहू होता है, और लौटते वक्त प्लेन में उनकी मौत हो जाती है। और वे कोई और नहीं, अभी मौजूदा सत्ता जिनके हाथ में इजराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके सगे भाई थे। इस जद्दोजहद में इजराइल के करीबन 5 सैनिक घायल होते हैं और 1 कैजुअलिटी वो फेस करते हैं। इजरायली कमांडोज वहां मौजूद सभी बंधकों को छुड़ाकर उन्हें सेफली प्लेन में बिठाकर वहां से उन्हें रवाना कर देते हैं, और जाते जाते वहां मौजूद 9 से ज्यादा मिग विमान और दूसरे अन्य फाइटर जेट्स को तबाह कर देते हैं, ताकि कोई रिटेलिएट की कोशिश ना करे, रिटेलिएशन की कोई कोशिश हो ही ना। और इसी तरीके से इजराइल का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ये सफल होता है, ये संपन्न होता है। ये ऑपरेशन एक मिसाल है इजराइल की आज तक, जिसे याद रखा गया है कि कोई देश अपनी सरजमी से 4000 किलोमीटर दूर जाकर इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देकर आया और सभी को सुरक्षित छुड़ा कर लाया। ये बाकी देशों के लिए सीखने वाली बात है कि आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं। इन्होंने सिर्फ कहा नहीं अपनी किताब में कि आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं, इन्होंने करके दिखाया है। तो बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसे लगी हमारी कहानी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन था इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, क्या थी उसकी मंशा इसके पीछे, और क्यों हुआ ये एंतबे हाईजैक। इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड हमें बताएं कमेंट्स में आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो बताएं, अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो भी बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।